माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लाल कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर आने वाला है और बहुत नज़दीक यानी कि 5 या 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसमें बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे पूरा का पूरा मैथ बन जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, यहाँ तक कि रीजनिंग भी सर हम कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जीके जीएस की। तो सर हम क्या किया जाए कि जीके जीएस में भी अच्छा से अच्छा नंबर लाया जा सकता है, वो भी 2 से 4 दिनों के अंदर। तो आप सभी जानते होंगे कि अभी 1 जुलाई 2017 से लेकर वो 7 दिनों तक पूरा चला था एसएससी सीपीओ 2017 का पेपर, और एसएससी सीपीओ ने अपना रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है। तो हम आपको अभी से पूरे सेशन के ड्यूरिंग में जितने भी जीके जीएस रिस्पॉन्स शीट आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2017 का, वो हम आपको बताने वाले हैं एक एक सवाल को डिटेल रूप से। तो आशा करते हैं कि आप इस पूरे सेशन को बढ़िया प्रकार से देखिएगा ताकि आप एसएससी सीजीएल 2017 में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर हम आपको टोटल 14 पेपर करवाते हैं तो एक पेपर में 50 क्वेश्चन है जीके जीएस का, यानी 14 25 70 यानी कि 700 क्वेश्चन हो जाता है माय डियर। आई होप कि 700 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपका 40 क्वेश्चन तो लड़ जाना चाहिए, 40 के आसपास आपका रिपीटेड रहेगा। अगर रिपीटेड नहीं भी है तो उसी के आसपास का क्वेश्चन रहेगा। आप थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, थोड़ा सा उसके आसपास की चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से आने वाले टाइम पे जब कभी भी हमारा वीडियो दे तो आपको सर्च करने की आवश्यकता न पड़े। आपके पास एक मैसेज चला जाए, एक नोटिफिकेशन चला जाए, आप आसानी से हमारे इस वीडियो का लाभ ले सको। देखिए माय डियर, अभी मेरे पास पेपर एक है जो 5 जुलाई का है, 5 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जीके से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है। तो 51 में देखिए ऊपर इंग्लिश के बच्चे अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे। व्हाट इज डी वैल्यूएशन इज मेजरली डन टू, किसके लिए किया जाता है, यानी कि अवमूल्यन। देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है माय डियर। अवमूल्यन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि अवमूल्यन के ड्यूरिंग में क्या होता है कि निर्यात को हम लोग बढ़ावा देते हैं, यानी जो एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज होते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात, यानी निर्यात को इसमें बढ़ावा देते हैं, जबकि आयात को इसमें हम लोग कम से कम करते हैं। यानी यदि कोई कंट्री अपने कंट्री में मुद्रा को यानी अपने करेंसी में अवमूल्यन करता है, इसका मतलब कि वो निर्यात को ज़्यादा मतलब कि करेगा और आयात को कम से कम करने की कोशिश करेगा। देखिए मेरे क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर सवाल है। यही सवाल जो आप देख रहे हैं इसका आंसर एफडीआई होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक दूसरे वाले सेशन में इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी इस वाले सेशन में देखिए क्या पूछा है कि भारत में विदेशी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर, आपको देखिए एफडीआई कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। एफडीआई का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला देखिए मेरे एक एनएनपी का पूरा रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है कि एनएनपी का क्या चीज है। देखिए ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लगभग 8 के आसपास आता है। तो देखिए एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट बोले तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इसमें 4 प्रकार की चीजें आती हैं। एक आती है आपका जीडीपी, एक आपका जीडीपी होगा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसके बाद होगा आपका जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एक आपका आएगा जीएनपी, जीएनपी बोले तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अभी आपको बता दिए। एक आपको देखिए यहाँ पे एनएनपी दिखाई दे रहा है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट है माय डियर। तो याद रखिएगा ये सारा फुल फॉर्म याद रखिएगा। जीडीपी भी याद रखिए, जीएनपी भी याद रखिए, एनएनपी भी याद रखिए। हो सकता है इस बार आपसे एनएनपी पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे जीडीपी पूछ दे। आइए नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं कि समावेशी विकास, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। समावेशी विकास बोले तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो 11वीं हुआ उसमें आपको समावेश विकास का प्रोग्राम मतलब कि किया गया था। अगला सवाल देखिए पंचवर्षीय योजना के तहत ही है। देखिए भिलाई, दुर्गापुर तथा राउल किला के हरित इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो देखिए माय डियर, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, पहला में आपको पता होगा कि कृषि को विकास के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था, और दूसरा हम लोग का क्या था, तो दूसरा इंडस्ट्री था। तो इंडस्ट्री यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना की ड्यूरिंग में हम लोग ये जो तीनों चीज दिख रहे हैं, यानी कि भिलाई में
दुर्गापुर में, राउरकेला में जो इस्पात का कारखाना लगाया गया था वो सब के सब दूसरा में लगाया गया है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे अभी मान लीजिए पूछा कि किस पंचवर्षीय योजना में, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि सीजन में पूछ सकता है कि भिलाई जो है वो कौन से कंट्री के मदद से बनाया गया है। तो इसके लिए आपको एक देखिए मेरा एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है भीरू, हाँ भीरू हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसका नाम आप याद रखिए भीरू। अब भीरू, एक और मेरा दोस्त है जो राजकुमार नाम का है, तो आप राज याद रखिए। एक भीरू मेरा दोस्त है, एक राज मेरा दोस्त है, और एक राज का पूरा नाम राजकुमार दुबे है, यानी कि वो दुबे भी है। तो देखिए भी से भिलाई और रूस से रूस, यानी भिलाई जो कारखाना बनाया गया है वो रूस के मदद से बनाया गया है। भीरू राज, देखिए रा से राउरकेला और ज से जर्मनी, यानी कि राउरकेला जो है वो बनाया गया है जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के हेल्प से। और देखिए दुबे, दू से दुर्गापुर और बे से ब्रिटेन, यानी दुर्गापुर जो है वो बनाया गया है ब्रिटेन के मदद से। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये सवाल आ जाए, तो याद रखिएगा मेरा ट्रिक, यानी कि भीरू राज दुबे, भिलाई रूस की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से, और दुबे बोले तो दुर्गापुर किस मदद से माय डियर, तो ये है आपका दुर्गापुर हो गया, तो जर्मनी की मदद से वो राउरकेला को स्थापित किया गया माय डियर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या रहा है, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। देखिए माय डियर अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें देखिए एक पहला है आपका अधिकारवादी, निरंकुश, राजतंत्रवादी, लोकतांत्रिक। तो देखिए लोकतांत्रिक होता है, डेमोक्रेसी होता है जो अपने इंडिया में अपने भारत में है, जो सरकार में अंतिम निर्णय लेने का जो शक्ति होता है वो भारत के जनता में होता है। तो इसका आंसर आपको लोकतांत्रिक होगा, यानी कि डेमोक्रेसी। आइए क्वेश्चन 57 में देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है, यानी सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले बोलने वाले लोग करते हैं। देखिए माय डियर बिल्कुल सही है। अगला है इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसले पर फैसले लेने का अधिकार होता है, ये भी सही है, यानी दोनों का दोनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा माय डियर, एप्पल, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुवंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। ऐसा कौन सा तंत्र है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जो है वो केंद्रीय प्राधिकार तथा उसके विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाता है। तो ये है आपका माय डियर संघवाद। संघवाद बोले तो संघवाद आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में, यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है, जिसमें अलग अलग जो सत्ता का केंद्रीय प्राधिकारक है वो विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। देखिए मेरे क्वेश्चन नंबर 59 की बात अगर करेंगे तो 59 कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति को नर्म कर दिया जाता है। देखिए यही सवाल एक दूसरे सेट में भी आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें दंड की बात कर रहा है कि दंड की प्रवृत्ति को नर्म कर दिया जाता है, और एक और सेट में देगा कि उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है, या सजा को दूसरे सजा में कम कर दिया जाता है सजा को। इसका जो आंसर है वो माय डियर देखिए ये लघुकरण है। लघुकरण बोले तो कम्यूलेशन, लेकिन हम आपको कम्यूटेशन है, और हम आपको बताएंगे 1 जुलाई वाला पेपर, उसमें आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आसपास क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है एसएससी सीजीएल। आइए 60 की जब बात करेंगे माय डियर तो 60 में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा। देखिए न्याय का जो समीक्षा का प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है, तो ये तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है न्यायिक पूछा है तो नेक्स्ट वाले में आपका नीति निर्देशक तत्व पूछ सकता है। तो न्यायिक समीक्षा लिया गया है यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और जबकि नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिया गया है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं माय डियर। 61 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल में, क्योंकि कभी कभी आपको देगा सामूहिक रूप से और कभी कभी देगा सामूहिक रूप से नहीं, केवल ऐसी दे देगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कभी इसका बच्चे आंसर क्या मारते हैं लोकसभा, कभी मारते हैं प्रधानमंत्री। क्या होगा, जैसे आप इसी में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो आंसर दिया है वो प्रधानमंत्री किया है, जबकि आंसर देखिए लोकसभा होगा।
तो जब कभी भी सामूहिक रूप से पूछे कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा, यानी कि लोकसभा के प्रति। 62 क्वेश्चन देखिए माय डियर, लोकसभा का अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष एक्चुअली वोट देते नहीं है, बट जब निर्णायक वोट लेना हो, यानी जब दोनों पक्ष में बिल्कुल हार और जीत का फैसला करना हो, तो हार और जीत का फैसला करने के लिए यानी निर्णायक मत देने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष भी वोटिंग कर सकता है, वोटिंग डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णायक मत, यानी कि कास्टिंग वोट। 63 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन के थ्रू मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में द्विशासन विधायिका नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में है। बच्चा गलती किया है। 64 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानघर यानी बड़ा जो स्नान घर है, विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? अब यही सवाल एक और दूसरे सेट में आया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, तो इसीलिए आप इसके आसपास की घटना को पढ़ लीजिएगा, कौन सा चीज कहाँ से पाया गया है। तो ऑप्शन था आपका लोथल, मोहनजोदड़ो या मिताथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में विशाल यानी बड़े बड़े स्नान घर पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में? आपको पता होगा कि 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ उस समय भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ थे, दोनों एक ही कंट्री थे, बट बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के फील्ड में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा चला गया है। यानी अभी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है माय डियर वो पाकिस्तान में है। एक बच्चा गलती से हिंदुस्तान मारा है, जो कि 1947 से पहले था, अब नहीं है। देखिए माय डियर अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए तो ये एक सवाल तो हर सेट में दे रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा जरा। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो देखिए इस सेट में हल्दी घाटी पूछा है, एक दूसरे सेट में पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा है, हो सकता है आपसे द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम 3-4 आपको युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले तो हल्दी घाटी की जब बात करेंगे तो हल्दी घाटी हुआ था अकबर का नाम सुने होंगे आप लोग, सम्राट अकबर। तो देखिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जबकि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हारा गया था, मारा गया था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था माय डियर। देखिए 26 है 1 और 56 है द्वितीय, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर का पहला युद्ध था ये, जब अकबर राजा बनना था 14 साल की उम्र में, साथ 13 से 14 साल की उम्र में। ध्यान दे दीजिएगा एक बार, आपको कहीं पे भी एनसीईआरटी बुक में दिखाई दे देगा। इसके बाद देखिए माय डियर आपको पूछ सकता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1761 में, वो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था और मराठा हार गया था। 2 युद्ध और इंपॉर्टेंट माय डियर, एक है आपका बक्सर का युद्ध और एक है आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध देखिए अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था, सिराजुद्दौला बेचारा मारा गया था, हार गया था 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए, मीर कासिम मारा गया, वो हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, कहाँ लिया था? मतलब कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण है। तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो हुई थी माय डियर कुशीनगर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार महापरिनिर्वाण पूछा है तो अगला बार ज्ञान पूछ सकता है, तो कभी जन्म पूछ सकता है, या कब घर छोड़े थे पूछ सकता है। इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। आमेर का किला किसने बनवाया? तो राजा मानसिंह है। बड़ा आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते थे। आमेर का किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने बनवाया। निम्नलिखित में से किस तिथि या तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? यानी कि ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कह रहा है, कौन से डेट को? ऑप्शन 3 को है, देखिए या तो 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 10 जनवरी या सभी, या क्या होगा आपको बताना है। तो ये देखो माय डियर केवल 31 दिसंबर को देखा जाता है, यानी कि ओनली फर्स्ट इज राइट आंसर। बच्चा तो ऐसा किया नहीं है,
70 देखिए, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये बड़ा आसान सवाल है, भारत में है बैरन द्वीप, आप देख सकते हैं एसएससी वाले जो आंसर दिए भारत दिए, इंडिया दिए हैं, तो बैरन द्वीप याद रखिएगा वो है आपका भारत में। एक जल संयोजी यानी स्टेट, व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट क्या है? तो स्टेट देखिए क्या कहलाता है, दो भूभाग को अलग करने वाला एक जल निकाय, यानी कि अ वाटर बॉडी सेपरेशन टू लैंड मासेस को क्या कहा जाता है माय डियर? वो कहा जाता है आपको जल संयोजी, यानी कि इसको स्टेट इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है, यानी इसके चारों तरफ भूमि से पूरा 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 पैक्ड है? वह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के आसपास कोई आपको समुद्र दिखाई नहीं देगा, चारों ओर से ये बाउंड्री जो है वो घिरा हुआ है केवल और केवल जमीनी इलाकों से, यानी जमीनी देश से ये घिरा हुआ है। एकमात्र ग्रह जिसका घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है, ग्रह वाला भी एक सवाल आ रहा है। एक में आपको बताया है कि सबसे ज्यादा लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो उसका आंसर आपको हम बताएंगे कि उसमें उस वाले आपको सेट में बताएंगे, अरुण होता है। इसमें देखिए माइडियर, इसका आंसर जो है वो वेनस है, यानी एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक होती है वो है आपका वेनस, यानी कि शुक्र। शुक्र का जो परिक्रमा का अवधि है वो सूर्य से भी ज्यादा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? बड़ा आसान सवाल है, यानी कि इसका हिपोक्रेटस है। डॉक्टर लोग को इन्हीं का शायद दिलवाया जाता है उपाधि, यानी कि शपथ दिलवाया जाता है हिपोक्रेटस का, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है, यानी मानव शरीर का अवशेषी कौन सा है? यह आपका टेबोन, यानी कि दुमची। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है आपका शुक्र कणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो सूत्र कणिका। ये बायोलॉजी का सवाल है। एक और सवाल इसी से आपको रिलेटेड मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, सबको पता होगा, बड़ा आसान सवाल पूछ दिया था। 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे 78 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए मगरमच्छ तो सरीसृप होते हैं, अब मेढक जो उभयचर, यानी कि जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे। हाँ, बाघ तो नहीं होता सरीसृप, बाघ तो चल सकता है, तो आंसर एगो पहला और दूसरा, यानी नहीं, इसमें पूछा देखिए सही नहीं है, यानी पहला दूसरा सही है, गलत कौन सा है? थर्ड। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा माय डियर? तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया ना, 79 देखिएगा। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजन एक अपशिष्ट है? ये है पक्षियों का। ऑप्शन देख लीजिए, मानव, मेढक, मछली, पक्षी। आंसर इज राइट क्या होगा? पक्षी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को किससे व्यक्त किया जाता है? तो ये देखिए सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से हम लोग तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को संबंधित हम लोग कर सकते हैं। 81 आपका मैचिंग वाला है। देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपको पता होगा, जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होते हैं वो उसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है, आपको पता होगा। पहला का क्या हो सकता है? बॉल। पहला का बॉल देखिए एप्पल में भी है, पहला का बॉल कैट में भी है, तो या तो एप्पल हो सकता है या तो कैट हो सकता है। आगे देखते हैं कौन सा होगा। ऊर्जा को किस में लोग व्यक्त करते हैं? जूल में ना। तो दूसरा का क्या होगा? कैट। तो दूसरा का देखिए कैट, तो अपने आप तीसरा का क्या हो जाएगा? एप्पल। और शक्ति का पता है वाट होता है, तो तीसरा का एप्पल, यानी कि आंसर एप्पल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला का बॉल, दूसरा का कैट, तीसरा का एप्पल, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल 82 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? आंसर जर्मेनियम, यानी सेमीकंडक्टर का जो चिप बनता है जो आप लोग यूज करते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह में, तो मेमोरी कार्ड में वो जो है चीज वो किससे बनता है? तो वो जर्मेनियम से बनाया जाता है। अगला सवाल की तरफ रुक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 83, कह रहा है उष्मा गति का प्रथम सिद्धांत किसके संरक्षण से संबंधित है? यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम आपको देखें माय डियर, हो सकता है तो थर्मोडायनेमिक्स एक बिल्कुल स्पेशल आपको क्लास देंगे जिसमें आपको वीडियो बना के बताएंगे, उसमें आपको इसको बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। तो फिलहाल है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा रूल को फॉलो करता है? ये एनर्जी, यानी ऊर्जा में भी वही चीज होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो बर्बाद किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी प्रकार से टेम्परेचर होता है, यानी कि उष्मा गति होता है, उष्मा गति का भी सेम रूल है। 84 क्वेश्चन देखिए,
कोई भी डेटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट। हाँ, इनपुट से तो हम लोग डाल सकते हैं, आउटपुट से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला सवाल है सी प्लस प्लस, जावा या लाइनेक्स निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो लाइनेक्स। आपको पता है लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जबकि सी प्लस प्लस और जावा क्या है माय डियर? तो ये दोनों लैंग्वेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली थर्ड, यानी कि नहीं पूछा है, भाषा नहीं है। तो भाषा कौन सा नहीं है? तो लाइनेक्स भाषा नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। 86 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल है वो किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है नाइक्रोम, यानी नाइक्रोम के तार से बनाया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर का वायर को। 87 देखिए माय डियर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? सूती कपड़ा। आपको पता होगा सूती कपड़ा बिल्कुल आसानी से आग पकड़ सकता है। बच्चा गलती मार दिया था, पॉलिएस्टर का कपड़ा मार के आया है, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन है? जंग किस किस में लग सकता है? या तो लोहा में, या तो क्रोमियम में, या तो निकेल में। जी हाँ, तो इसी से क्या होता है, कोई भी चीज में जंग लगता है। 89 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व तो सबसे कम है? घनत्व बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी सबसे कम पूछा है, तो ये लिथियम है माय डियर। बाकी सभी का इसमें घनत्व आपको ज्यादा दिखाई देगा, सोना का भी ज्यादा है। बच्चा सोना मारा है, जो कि गलत है। इसका आंसर लिथियम होगा, लिथियम का डेंसिटी कम होता है। नवीकरण निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? इसका आंसर है डीजल इंजन। डीजल इंजन नाइट्रोजन सबसे मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बनाया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, यानी कि जो अभी टेम्परेचर दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है पृथ्वी का, जिससे ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उससे रिलेटेड है ये ग्लोबल वार्मिंग। यानी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन एक दो आपको हर से कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, अगर किसी जलाशय में बीडीओ होता है माय डियर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब वहां पे जो पानी के अंदर, जल के अंदर जो भी जीव हैं वो कितने ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है का मान अगर अधिक हो जाए, यानी अगर अधिक डिमांड करेंगे, तो अधिक डिमांड कब करेंगे? जब उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी कब आएगी? जब वहां पे वाटर में गंदगी ज्यादा रहेगा। यानी बहुत अधिक प्रदूषण के कारण जल में क्या होता है, किसी जलाशय में बीडीओ यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? ये है देखिए संपदा, यानी संपदा, ये संपदा है। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है? विद्युत तार लेखी यानी विद्युत तार लेखी कहा जाता है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के कौन इन्वेंट किए थे? ये है आपको सैमुअल एफ.वी. मोर्स। अगला सवाल है मैचिंग वाला, देखिए मैचिंग में आसानी से आप कर सकते हैं। विराट कोहली, सभी लोग आप सभी जानते होंगे, विराट कोहली जो है वो क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। तो दूसरा का तो कैट, आसानी से आप कर सकते हो जी। सानिया मिर्जा सबको पता है सर टेनिस खेलती है। और साथ में अगर चेतन आनंद का भी नाम आप लोग जानते ही होंगे कि बैडमिंटन खेलते हैं। तो चेतन आनंद देखिए क्या है, बैडमिंटन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, करेंट अफेयर से रिलेटेड, यानी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम देखिए केरल का लोक नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम का आंसर हो जाएगा केरल की। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। इस बार मोहिनीअट्टम पूछा है, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ सकता है। तो कला और संस्कृति से भी आप एक बार देख लीजिएगा, कला और संस्कृति में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगीत कला के क्षेत्र में 2016 के पद्मश्री प्राप्त करता है? कैलाश खेर। जी हाँ, आप नाम जानते होंगे कैलाश खेर, बहुत अच्छे गायक हैं, इनका आवाज बहुत बेहतरीन है, यानी कि 2016 के ये पद्मश्री प्राप्त करता है कैलाश खेर। 98 क्वेश्चन देखिए मैं कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? गांधी इन चंपारण जो पुस्तक है उसके लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। जी हाँ, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, आप याद रखिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जीके क्या कह रहा है, भारत तथा दक्षिण कोरिया के पोत निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU जिसको कहा जाता है पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस संस्थान को इस सहभागिता के लिए मनोनीत किया है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए माय डियर, भारत के किन दो पड़ोसी देशों ने सागरमठ मित्रता 2017 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही जवाब है चाइना और नेपाल। जी हाँ, चीन और नेपाल के बीच सागर
मठ मित्रता 2017 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। माय डियर, इसी कड़ी के साथ आज आप सभी को धन्यवाद। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम आपको हो सकता है तो मैथ का भी इसका सॉल्यूशन दे दें। मेरे पास मैथ का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी है। फिलहाल आज के लिए आप सभी को इतना ही के बाद धन्यवाद। थैंक यू।